नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 25 नवंबर 2023 और अब हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी उत्तराखंड में घटना हुआ है, सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ड्रिलिंग की रुकावटें जो है वो सुरंग बचाव में बाधा डाल रही है। वर्तमान समय में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा, याद रखिएगा नाम, सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिक जो हैं वो फंसे हुए हैं और आज जो है वो 14वां दिन है। 14 दिन से वे फंसे हुए हैं इस सुरंग में। तो इसके बारे में हर एक चीज को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लगातार न्यूज में रह रही है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये लगभग मात्र 20 मीटर ही दूर है। ठीक है, बचाव कार्य जो चल रहा है, परंतु यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है। तो ये अभी निश्चित रूप से कहा नहीं गया है आधिकारिक तौर पे कि कब तक उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि की आवश्यकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये जो आज है एडिटोरियल में है द हिंदू के, और इसको हम लोग पूरा मेंस के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। यूपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। कहा जाता है मेनली इस आर्टिकल में कि जो अभी वर्तमान समय में जलवायु स्मार्ट कृषि अपनाने की बात की जा रही है, लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण बहुत सारा दुष्परिणाम देखा जा रहा है। कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी सुखाड़ आ जा रहा है, अनेक प्रकार की त्रासदियां देखी जा रही है। ठीक है, जिसके कारण जीवन और आजीविका दोनों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो कृषि का जो पैटर्न है वो भी प्रभावित हो रहा है। जैसे कहा जाता है, जैसे मुख्यतः दो क्रॉप होते हैं, राबी और खरीफ। ठीक है, तो राबी जो होता है वो सर्दी के समय होता है और खरीफ जो होता है वो गर्मी के समय में होता है। ठीक है, तो गर्मी के समय मान लीजिए गेहूं हो रहा है और उसी समय हीट वेव चल गया, तो उससे क्या होता है कि गेहूं का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है और गेहूं के उत्पादन को कम होने से मार्केट में उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जिसके कारण जो होता है खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ समस्या उत्पन्न हो जा रहा है। इसी के लिए यहाँ पे कृषि के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि की अपनाने की बात की जा रही है, जिसमें कि किसानों को मदद मिलेगा और जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं लगातार उसको अडॉप्ट करने में आसानी होगी। जैसे कि कुछ जो फसल हैं जो ज्यादा जल का उपयोग करते हैं उस फसल को हटा दिया जाएगा, जो फसल कम जल का उपयोग करते हैं उस फसल को ज्यादा उपयोग में लाया जाएगा, दलहन का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस जिससे उत्सर्जन हो रहा है ज्यादा से ज्यादा जो भी कृषि के उत्पाद से, उन कृषि का उत्पादन कम किया जाएगा जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का रिडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की वीटो शक्ति को हटाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी ये पंजाब के राज्यपाल का मामला है, ठीक है, वहां के गवर्नर का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया कि जो गवर्नर का विथहोल्ड, ठीक है, विथहोल्ड करने का जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि गवर्नर जो है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द अगर कोई भी विधेयक जो विधानसभा से पास हो जाता है, गवर्नर उसे जल्द से जल्द वापस करेगा। ठीक है, अगर वो रोकना भी चाहता है फिर भी उसे जल्द से जल्द वापस करेगा। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि राज्यपाल का जो वीटो का, जिसे विधेयकों को रिजेक्ट करने का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि पहले भी ये रूल ही था कि अगर आप रिटर्न करते हैं तो उसे फिर से संशोधित किए बिना या संशोधित करके दोबारा से पेश करके और विधानसभा से पास करके और गवर्नर के लिए फिर बाध्यकारी हो जाता था। तो यही बात कहा जा रहा है कि राज्यपाल की वीटो शक्तियों को हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, परंतु यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्लियर नहीं किया गया। तो यहाँ पे भी अनेक प्रकार के लूपहोल निकाले जा सकते हैं। जो बड़े मुद्दे के जो विधेयक होंगे वहां पे केंद्र के लिए या फिर प्रेसिडेंट के नाम पे गवर्नर लंबे समय तक उसे रिजर्व भी रख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने का अमानवीय निर्णय। मतलब कि ऐसा कहा जाता है लगभग 40 लाख अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जिसमें 1.7 मिलियन, मतलब कि लगभग 17 लाख जो अफगानी हैं उनके पास नो डॉक्यूमेंट, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके कारण वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के जो संसाधन है उपयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो खुद ब खुद उनकी अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर पर है। तो यही पाकिस्तान कह रहा है कि हमें अपने
देश को सुधारना है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, इसी के लिए हम अफगानिस्तान के शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेज रहे हैं। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद केंद्र सरकार ने CERT मतलब कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसी को RTI अधिनियम के बाहर छूट दिया। तो पहले 26 इंस्टीट्यूट थे, अब 27 इंस्टीट्यूट हो गए। तो उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्रिलिंग स्नैच होल्ड अप टनल रेस्क्यू, मतलब कि ड्रिलिंग की रुकावटें, ड्रिलिंग खराब हो जाने के कारण सुरंग बचाव कार्य में बाधा आ गई है, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है। यहाँ पे 41 वर्कर जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो जगह का नाम याद रखिएगा, सिलक्यारा टनल, जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड राज्य का नाम है, ठीक है। और ये 14 दिनों से फंसे हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है सरकार के द्वारा कि देयर आर ओनली 10 मीटर ऑफ डेब्रिस लेफ्ट बिटवीन रेस्क्यूअर एंड ट्रैप्ड वर्कर, मतलब कि जो बचाव कर्मी हैं और जो फंसे हुए हैं मजदूर, उनके बीच में मात्र 10 मीटर की दूरी बची हुई, परंतु भौगोलिक असमानता के कारण जितने भी रेस्क्यूअर हैं, जो बचाव कर्मी हैं, वो मजदूरों तक जल्द से जल्द नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ तक कि आधिकारिक तौर पे कहा भी नहीं जा रहा है कि वे कब तक मजदूरों तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हें वहाँ तक मुहैया कराया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि फंसे हुए मजदूर को एयर कंप्रेस पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली, खाने पीने का सामान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हालांकि शुक्रवार को उसे एक और झटका लगा जब मशीनें फिर से बंद हो गई। वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। एक चीज और याद रखिएगा, GPR। तो GPR क्या होता है? तो GPR जो है एक स्कैनर है। यहाँ पे इसे उपयोग करने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें GPR चलाने के लिए एक व्यक्ति और दूसरा जो होता है वो डेटा एकत्र करता है। तो GPR तकनीक से डेटा प्राप्त करने के बाद हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बचाव सुरंग में 5 मीटर तक कोई भी वस्तु है या नहीं, ठीक है। तो इसी चीज के लिए ये स्कैनर है, तो याद रखेगा GPR जो है वो स्कैनर है। तो GPR को क्या कहते हैं? ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, ठीक है। इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि 5 मीटर में कोई वस्तु है या नहीं, उसे ट्रेस करने के लिए इस स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य बात जो है वो 12 नवंबर को उत्तराखंड में, तो ये याद रखिएगा, चार धाम मार्ग बनाया जा रहा था, पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा जो है वो ढह गया। ढह जाने के बाद मजदूर जो हैं वो पिछले 14 दिनों से फंसे हुए हैं और 41 मजदूर हैं, ठीक है। मजदूर जिस सुरंग का निर्माण कर रहे थे उसे 4 धाम ऑल वेदर रोड कहा जाता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के राजमार्गों की मौजूदा हालत बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की। सरकार इस योजना के जरिए सभी 4 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और उन्हें उन्नत और उनका विकास करने के लिए यह परियोजना शुरू की थी। 4 धाम ऑल वेदर रोड के हिस्से के रूप में डिजाइन किया जा रहा था, जो विभिन्न हिंदू तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया। उसके बाद बचाव दल जो है वो शुक्रवार शाम तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ढह गई सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के करीब नहीं पहुंच पाए, ठीक है, क्योंकि ड्रिल मशीन खराब हो गई। उसके बाद बचाव कर्मियों और फंसे हुए श्रमिकों के बीच केवल 10 मीटर दूरी बचा हुआ है, लेकिन अधिकारियों का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है कि ऑपरेशन यह कब तक आखिरी चरण में आएगा। और सुरंग में लंबवत रूप से बोरिंग करके वैकल्पिक बचाव प्रयासों की प्रगति की जा रही है और दूसरे छोर से ड्रिलिंग का भी प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो बचाव कार्य हैं यहाँ पे युद्ध स्तर पे जारी हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम लोग आशा करते हैं कि ये जो 41 मजदूर हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाए, ठीक है। तो अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें मुख्यतः कहा जाता है वर्तमान समय में 21वीं सदी में हमारे मानवता के लिए 2 सबसे मुख्य समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक है। तो पहला जो है वो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, और दूसरा जो है फूड सिक्योरिटी है। ये दोनों सबसे मुख्य प्रॉब्लम आ गई है 21वीं सदी में हमारे मानव के बचाव के लिए। तो जलवायु परिवर्तन जो लगातार उत्पन्न हो रहा है, जिससे कारण हीट वेव मतलब कि गर्म लहरें, उसके बाद बाढ़, सूखा, चक्रवात, ठीक है, इन सारी समस्याओं के कारण जीवन और आजीविका दोनों पे बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो कथित तौर पर दुनिया के दक्षिणी महाद्वीप मतलब कि
जितने भी सॉदर्न महाद्वीप हैं, चाहे वो सॉदर्न अमेरिका हो, अफ्रीका हो या फिर साउदर्न एशिया हो, ये सभी लोग ज़्यादा प्रभावित हैं खासकर क्लाइमेट चेंज से। तो इसी की बात की जा रही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। कथित तौर पर दुनिया की दक्षिणी महाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है, जो कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जनसंख्या विस्तार और आहार परिवर्तन दोनों ही भोजनों की मांग में वृद्धि में योगदान दे रहा है। मतलब कि जितना तेजी से वर्तमान समय में खासकर सॉदर्न क्षेत्रों में, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आसपास के जितने कंट्री हैं उनका बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण वहाँ पे भोजन की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो पारंपरिक कृषि पद्धतियां हैं वो कम उत्पादक होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन जो है किसानों के सामने आने वाले खतरों को बढ़ा रहा है, जिससे कि उन्हें अपनी पुराने प्रथा जो है, पारंपरिक प्रथा है, उनका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ रहा है। ठीक है, नए प्रथा की खोज कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के अनुकूल उपाय अपनाने का एक समग्र रणनीति की आवश्यकता के कारण जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और समन की दोहरी चुनौतियों और खाद्य की मांग को पूरा करने के लिए 2050 तक कृषि उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की तीव्र आवश्यकता पर प्रेरित हैं। इसी के लिए ये किसान जो हैं वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, हेल्प्स फार्मर्स बिल्ड रेसिस्टेंट टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ये किसानों को मदद करेगा जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वैसे वातावरण को अडॉप्ट करने में। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इनकम। मतलब कि इससे जो कृषि उत्पाद है उत्पादन में वृद्धि होगी और उससे क्या होगा, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इससे फिर रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज वेयर पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके ग्रीन हाउस गैसेज का भी रिडक्शन होगा, कमी होगा। ठीक है, तो टू अचीव ऑल दिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एडवोकेट्स फॉर द यूज ऑफ फार्मर्स लोकल नॉलेज टू इंश्योर इजी अडॉप्शन। यही कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर अगर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का ज्यादा से ज्यादा प्रसार होगा, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाएगा, खासकर किसानों को, तो इसका जो प्रभाव है बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का जो हम लोग क्लाइमेट चेंज के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको अडॉप्ट करने में हमें आसानी होगी। तो आगे पढ़ लेते हैं। जैसे संयुक्त अरब अमीरात जो है वो जलवायु स्मार्ट कृषि के माध्यम से रेगिस्तानी परिदृश्य को उत्पादक कृषि भूमि में बदलने में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यूएई के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसके माध्यम से जो वहां पे मरुस्थलीय भूमि है उसको भी उत्पादक भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है यूएई। उसके बाद विश्व बैंक के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो फसल भूमि, पशुधन, वन और मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है, जो खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उसको भी समाधान करने का प्रयास कर रहा है। CSA उसी को कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो जलवायु स्मार्ट कृषि को जलवायु लचीला कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यह जलवायु परिवर्तन की नई वास्तविकताओं के तहत कृषि का विकास में सक्षम बनाता है। तो इसी की बात की जा रही। सबसे पहले CSA के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि स्किल सीखना होगा कि कैसे हम लोग जलवायु स्मार्ट कृषि का उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद अप्रोच सही होना चाहिए, इम्पैक्ट मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, कम्युनिटी स्थानीय संगठन का उपयोग चाहिए, मदद चाहिए, उसके बाद लेटेस्ट तकनीक चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस फार्मिंग, जितने भी पारंपरिक कृषि हैं, कृषि पद्धतियां हैं, उसको भी हम लोग संरक्षित कर सकते हैं जलवायु स्मार्ट कृषि के द्वारा। आगे पढ़ते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन। जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियां जो है वो कृषि प्रणालियों में लचीलापन पैदा करेगी, जिससे कि किसान सूखे, बाढ़ और अत्यधिक तापमान, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी जैसे स्थितियों में भी बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भी सक्षम होंगे। उसके बाद फसल की पैदावार में भी वृद्धि होगी, जैसे कि संसाधनों के कुशल उपयोग, जलवायु लचीला फसल किस्म, मतलब कि जितना जलवायु जिस अनुसार से है उस अनुसार से फसल बनाया जाएगा, उस किस्म के फसल को अपनाने से फसल की पैदावार में भी वृद्धि होगी, जिससे कि किसानों की आजीविका में भी सुधार होगी और उनके इनकम भी वृद्धि होगा, आय में भी वृद्धि होगा। उसके बाद सतत संसाधन प्रबंधन, मतलब कि जलवायु स्मार्ट प्रथाएं जो है वो पानी, मिट्टी और जैव विविधता सहित प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी प्रबंधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे क्या होगा कि पर्यावरणीय क्षरण में कमी आएगी
और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण होगा। इससे इकोसिस्टम में भी बचाव किया जाएगा। उसके बाद बेहतर खाद्य सुरक्षा, जो भी हमारी समस्या सबसे मुख्य है कि फूड सिक्योरिटी की समस्या है, तो इसका भी समाधान किया जाएगा सीएसए के द्वारा, मतलब कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने, जलवायु स्मार्ट कृषि बेहतर खाद्य सुरक्षा में योगदान करेगी, जिससे कि बदलती जलवायु परिस्थितियों में भी भोजन की जो उपलब्धता होगी उसकी स्थिरता बनी रहेगी, भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें भी कमी आएगा। कुछ जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियां जो है, जैसे कृषि वानिकी, कम जुताई, जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों का समर्थन करते हुए कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी योगदान देगा। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण 5 पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं और भी क्या क्या पॉइंट है लाभ के लिए, जैसे सामाजिक और आर्थिक लाभ, इससे क्या क्या होगा। तो जलवायु स्मार्ट कृषि जो है वो महिला किसानों और कमजोर समुदाय को सशक्त बनाकर समावेशित करेगा और लैंगिक असमानता को कम करके लैंगिक समानता की ओर बढ़ाएगा। यह नए आय सृजन के अवसर पैदा करके और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाता है, नए तकनीकों को उपयोग करता है, जैसे जलवायु स्मार्ट कृषि नवाचार को बढ़ावा देती है और खेती में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाती है, जिससे कि दक्षता, ठीक है, और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। तो देख सकते हैं यहाँ वैश्विक स्तर पे बहुत जगह क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि देख सकते हैं तंजानिया, यहाँ पे भी उपयोग किया जा रहा है, सब सहारा अफ्रीका, इंडिया, उसके बाद बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, युगांडा हो गया और तंजानिया, इस सभी क्षेत्रों में, चाइना हो गया, केनिया और तंजानिया, क्योस्को और पुनो इन पेरू, मालावाई, वियतनाम, जाम्बिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां पहले से ही सीएसए उपयोग किए जा रहे हैं और इसके बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं। जैसे देख सकते हैं, एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे तंजानिया में प्रिजर्विंग द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम ऑन माउंट किलिमंजारो, ठीक है। तो इसी का उपयोग करके किया जा रहा है कि माउंट किलिमंजारो के पास एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को बचाने के लिए। उसके बाद सब सहारन अफ्रीका में मच लेस फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर देन एनी अदर रीजन, मतलब कि सब सहारा अफ्रीकन रीजन में बहुत कम उर्वरक होने के बावजूद, बहुत कम उर्वरक का उपयोग करने के बावजूद वहां बहुत अच्छे से कृषि की जा रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी पत्तियां अपनाई जाती है, जैसे कि फसल प्रबंधन, तो प्रथाओं में अंतर फसल, फलियों के साथ साथ फसल चक्र, मतलब कि एक तरफ से फसल लगाए जा रहे हैं और उसके किनारे किनारे सब्जियां लगाए जा रहे हैं या फिर फल लगाए जा रहे हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है अंतर फसल। उसके बाद सूखा, हवा और बाढ़ सहिष्णु फसल किस्मों का उपयोग करना, खाद बनाना, मल्चिंग करना और जैविक उर्वरकों को अपनाना भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद पशुधन, पशु का कैसे उपयोग कर रहे हैं, पशुधन प्रबंधन, तो बेहतर भोजन रणनीति, बारी बारी से चराई, जानवरों को खिलाने के लिए उपयुक्त फसलों का उपयोग करना और बेहतर पशुधन स्वास्थ्य और उसका पालन करना। उसके बाद मृदा का कैसे प्रबंधन किया जा रहा है, मृदा और जल प्रबंधन, तो संरक्षण कृषि, समोच्च रोपण, चेक बांध, जल भंडारण, उसके बाद बेहतर सिंचाई और कुशल जल उपयोग के द्वारा ही मृदा और जल का प्रबंधन किया जा रहा है। और कृषि वानिकी, जैसे वायु अवरोधों के रूप में पेड़ लगाना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पेड़ों का उपयोग करना और फलों के बगीचे शामिल करना, एकीकृत खाद्य ऊर्जा प्रणाली जैसे कि बायोगैस, बेहतर स्टोव, सौर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण आधारित सिंचाई को लागू करना। तो ये कुछ नए तकनीक जो उपयोग किए जा रहे हैं जिससे कि इंटीग्रेटेड फूड एनर्जी को बढ़ाया जा सके, एकीकृत खाद्य ऊर्जा प्रणाली को बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद चुनौतियां क्या क्या है, तो अनिश्चित मौसम पैटर्न, तो मौसम के पैटर्न की अप्रत्याशितता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जो सीएसए है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है 2020 का, उसमें चरम घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत को 7वां स्थान मिला है। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जलवायु से प्रभावित देशों में भारत का 7वां स्थान है। उसके संसाधनों की
सीमितता, जैसे छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर संसाधनों की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पैसे की कमी, वित्त, प्रौद्योगिकी की कमी और जलवायु स्मार्ट प्रथाओं के बारे में ज्ञान की कमी। ठीक है, तो ये सब मुख्य चुनौतियां भी है। तकनीकी और ज्ञान अंतराल। ठीक है, जलवायु स्मार्ट प्रथाओं को अपनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और जानकारी तक पहुंच की आवश्यकता होती है। कई किसानों में ऐसी प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है और तकनीकी जानकारी का अभाव है। ठीक है, जिसके कारण भी ये लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। संस्थागत बाधाएं, जैसे कमजोर संस्थागत समर्थन, अपर्याप्त पॉलिसी बना हुआ है, उसके बाद शासन संबंधी मुद्दे जैसे जलवायु स्मार्ट कृषि पहल को आगे बढ़ाने में बाधा बन सकता है। वित्तीय बाधाएं, जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अक्सर नई प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचों में प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। वित्तीय संसाधनों की कमी किसानों की इन प्रथाओं को अपनाने की क्षमता में भी बाधा डालता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है किसानों के लिए वित्तीय बाधाएं। ठीक है, खासकर कम आय वाले क्षेत्रों में। अनुकूल और स्थानीय संदर्भ, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं को स्थानीय संदर्भ और कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। एक क्षेत्र में जो काम करता है वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जिसके लिए क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण और अनुकूलन की आवश्यकता है। तो इस पे भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पद्धति किसी एक क्षेत्र में भारत का अगर सही तरीके से कार्य कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे क्षेत्र में भी कार्य करेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजों का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाता है कि जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए सरकारी पहल क्या क्या है। तो इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया, जिसे कहा जाता है जलवायु अनुकूल कृषि पर आधारित राष्ट्रीय नवाचार। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है वो जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन के प्रति फसलों, जानवरों और मत्स्य पालन सहित भारतीय कृषि की समस्याओं को उजागर कर उसका समाधान ढूंढना, उसी को लचीलापन बढ़ाना कहा जाता है। उसका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये कुछ सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हो रही है उसके समाधान किया जा सके। इसे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और अनुकूलित करने के लिए 2008 में शुरू किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता, अनुकूलन, समन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए हैं। उसके बाद सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, यह जो है सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, इसके तहत 8 मिशनों में से एक है जो उचित अनुकूलन और समन उपायों को तैयार करके जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम के संदर्भ में अस्थायी कृषि से संबंधित मुद्दे का समाधान करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, इसकी स्थापना 2015 में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिए किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष बनाया गया, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता से बचाता है, आपको बचाता है, उसके लागत को पूरा करता है। तो जलवायु स्मार्ट गांव, CSV, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज स्तर पर CSA मतलब कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लागू करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत रणनीति है जो किसानों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता को बढ़ाता है। और CSV जो गांव है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, जो विभिन्न कृषि पद्धतियों गतिविधियों को कवर करते हुए जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य का एक पोर्टफोलियो बनाता है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि में जल संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा खेतों तक सिंचित सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। तो यह स्रोत उत्पादन से लेकर वितरण नेटवर्क तक एंड टू एंड जल संसाधन की पेशकश करके प्रति बूंद अधिक फसल पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि जलवायु जोखिम मूल्यांकन। तो सबसे पहले जलवायु जोखिम, जो जलवायु की समस्याएं हुई है उसका भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो विशिष्ट जलवायु जोखिम की पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न खेतों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पानी की कमी या बार बार आने वाली बाढ़ जैसे कारक को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, छोटे पैमाने के किसानों के लिए जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। तो बेहतर उर्वरक उपयोग, जल प्रबंधन और पशुधन प्रथाओं के माध्यम से जो समस्याएं हैं, जो असमानताएं हैं, खासकर
जो अमीर किसान है और जो गरीब किसान है उनके बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यह आवश्यक है। इसलिए टेक्नोलॉजी तक पहुंच, खासकर जो छोटे किसान हैं वहां तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उसके नीति एकीकरण को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। सरकार को CSA का समर्थन करने वाली पॉलिसीज का डिजाइन करना चाहिए और क्रियान्वित करना चाहिए, जिसे जिसे राष्ट्रीय कृषि रणनीतियों और योजनाओं में शामिल करना चाहिए। ज्ञान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजाइन प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों, विस्तार कार्यकर्ताओं, उसके बाद शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच ज्ञान साझाकरण, मतलब कि ये सब अगर एक टेबल पर बैठ जाते हैं तो समस्या का समाधान बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसी को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है और क्षमताओं का निर्माण करने की बात की जा रही है। ठीक है। उसके बाद अनुसंधान और विकास, कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और जलवायु लचीली फसल किस्मों, मतलब कि जलवायु के अनुसार जो फसलें बनाई जाती है, फसल की किस्में बनाई जाती है, और नवीन फसल प्रणालियों और जलवायु सूचना सेवाओं को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जलवायु स्मार्ट पशुधन उत्पादन को आगे बढ़ाना, अस्थायी पशुधन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाना, जैसे कि बेहतर चारा दक्षता, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु लचीला मवेशी नस्लों का उपयोग करना। ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए आने वाले समय में, जिससे कि और ज्यादा जलवायु स्मार्ट कृषि का विकास हो सके। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो हम लोग पढ़े, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने सारे डायमेंशंस को क्लियर किया है, और जो भी समस्या है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल टू रिमूव द वीटो पावर ऑफ गवर्नर। ये मामला जो है पंजाब का है, पंजाब के गवर्नर। तो ये जो है मुख्य मुद्दा जो है गवर्नर का, ये 4 शक्तियां उसके पास होती है, एसेंट, विथहेल्ड, रिटर्न और रिजर्व या फिर पॉकेट वीटो। तो विधेयक जो होता है पॉकेट वीटो में 1 साल या फिर अनिश्चित काल के लिए वो विधेयक रख लेते हैं गवर्नर के द्वारा। तो ये समस्याएं थी। तो मेन जो यहाँ पे मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कल जो है वर्डिक्ट दिया गया कि जो विथ हेल्ड से आप रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, बिल को, और वो भी बहुत लंबे समय तक रखने के बाद, तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपका रिजेक्ट करने का जो पावर है वही समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, गवर्नर्स डू नॉट हैव अ यूनिटरी वीटो पावर फॉर बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है। वो अब रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा एक बार रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करेंगे फिर से उसे जो विधानसभा है वहां से पास किया जाएगा, और फिर बाइंडिंग हो जाएगा, बाध्यकारी, कि गवर्नर को वहां पे उसे पास भी करना है निश्चित रूप से। तो इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की वीटो शक्तियों को हटाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया। संसदीय लोकतंत्र में राज्यपालों के पास विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर एक तरफा वीटो नहीं होता है। यह पंजाब से उत्पन्न एक मामला में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार है, जब राज्यपाल, तो याद रखिएगा नाम, बनवारी लाल पुरोहित, जो पंजाब के राज्यपाल हैं, ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को इस बहाने से मंजूरी नहीं दी। ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मंजूरी नहीं दी, क्योंकि ऐसा कहा गया गवर्नर के द्वारा कि ये जो है विधेयक वो सदन के अवैध सत्र में अपनाया गया है। इसी के लिए इस विधेयक की औचित्य को समाप्त करते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसी के लिए वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का कि वो रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कहा जाता है न्यायालय द्वारा कि अनुच्छेद 200 में कहा गया है, अनुच्छेद में एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है, जितनी जल्दी हो सके आप इस पे जो भी बिल विधानसभा से पास हो चुका है, तो गवर्नर को होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले, एज सुन एज पॉसिबल। तो राज्यपाल विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, और पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। लेकिन जब विधेयक फिर से पारित होता है बदलाव के या बिना बदलाव के भी, तो उसे सहमति से रोका नहीं जा सकता है। वो बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग हो जाता है गवर्नर के लिए कि वो उस पर अपना सिग्नेचर करेगा ही, एसेंट देगा ही, ठीक है, पास करेगा ही। तो इसका प्रभावी रूप से मतलब यह है कि राज्यपाल या तो पहली बार में ही सहमति दे देगा, या विधेयक के दूसरे बार पारित होने के बाद ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो न्यायालय ने यह इंगित करके अच्छा किया है कि राज्यपाल एक ऐसी प्रणाली में जिसमें उन्हें मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता होगी, तो विधेयकों पर कार्रवाई को रोक नहीं सकता और उन्हें जल्द से जल्द कार्य पूरा कर सकता है, चाहे वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो एक और चीजें हैं, एक और लूप होल है, तो वो रिजर्व कर सकता है किसी भी बड़े बिल को जो विधानसभा से पास हो चुका है, तो
गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व कर सकता है। तो यहाँ पे एक लूप होल अभी भी बचा हुआ है, और फिर एक और लूप होल है यहाँ पे जो एज सुन एज यहाँ पे कहा गया है, जल्द से जल्द। इसका जो है टाइम ड्यूरेशन अभी भी क्लियर नहीं किया गया है कि कितने समय तक। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल था। मेनली हम लोगों ने इसे संबंधित पूरा का पूरा आर्टिकल पहले ही डिस्कस कर चुका है। जो भी अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट का कल, उसी को सिर्फ आगे बढ़ाए हम लोग एक्सटेंशन में। अगर समस्या है तो आप पीछे के वीडियोज मेरे देख सकते हैं, इसमें सारे अच्छे से मतलब कि मेंस के पूरे पैटर्न के रूप में हमने डिस्कस किया क्या क्या गवर्नर का कार्य होता है। जब कोई भी विधेयक पास हो जाता है विधानसभा से, तो उसके लिए क्या क्या दायित्व होता है गवर्नर के बारे में, सारी शक्तियों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अफगान शरणार्थियों को लगातार पाकिस्तान के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं ये अमानवीय निर्णय है। द इनह्यूमन डिसीजन टू एक्सपेल अफगानिस्तान रिफ्यूजीज। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अफगान शरणार्थियों को बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में 4 मिलियन मतलब कि 40 लाख, ठीक है, से अधिक अफगानी रहते हैं, और सरकार का अनुमान है कि इसमें से 1.7 मिलियन जो शरणार्थी हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड है, मतलब कि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो अफगान प्रवासियों को क्यों निर्वासित कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र, बहुत से इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, वो इस व्यवहार को, पाकिस्तान के इस रुख को विरोध कर रहे हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र हो गया, अधिकार समूह हो गया, और पश्चिमी दूतावासों की अपील के बावजूद सरकार उन्हें निर्वासित करने के अपने फैसले पर अड़ी हुई है। जिन लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो खुद, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही निचले स्तर पर है। वहाँ भी हाल ही में बहुत ही विनाशकारी भूकंप लगातार आए थे। उसके बाद खाद्य असुरक्षा की वहाँ पे समस्याएं हैं। तालिबानी शासन के तहत जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे जो वापस महिलाएं जाएगी जो पाकिस्तान से, महिलाओं और लड़कियां, वहाँ तो उतनी आज़ादी ही नहीं होगी, तो उनको शिक्षा और नौकरियों की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सरिया कानून अपनाया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का कहना है कि उसे अपने आर्थिक मामलों और सुरक्षा की देखभाल करने का अधिकार है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, ये तो खुद अपने संकट में है, और उसका कहना है कि बिना कर चुकाए, देख सकते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, बिना कर चुकाने वाले, बिना दस्तावेज वाले प्रवासी, उनके अभी तो खुद उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पर है, तो उनका जो दुर्लभ संसाधन है उसको बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मानना है पाकिस्तान की सरकार का। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान सरकार ने अफगान प्रवासियों पर आतंकवादी हमले, सड़क अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगठित अपराधों में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने सीईआरटी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो केंद्र सरकार ने सीईआरटी इनको आरटीआई अधिनियम के बाहर रखा है। मतलब कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसे आरटीआई के द्वारा जाना नहीं जा सकता। पहले से ही ऑलरेडी 26 इंस्टीट्यूट्स थे, यहाँ पे देख सकते हैं। देयर आर 26 अदर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट सच एज, जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ठीक है। उसके बाद डॉक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये पहले से ही आरटीआई के बाहर हैं, लेकिन अभी 27वां के तौर पे सीईआरटी आईएन को शामिल कर लिया गया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आरटीआई दाखिल करके किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी संवेदनशील इंफॉर्मेशन, सूचना के बारे में जान नहीं सकता है, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा मुद्दा था। केंद्र सरकार ने सीईआरटी को उन संगठनों की सूची में शामिल कर दिया है जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के बाहर रखा गया है। सीईआरटी जो है कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसका एक प्राथमिक उद्देश्य जो है वो आम नागरिकों को सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि सीईआरटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कार्य करता है। पहले से ही 26 एजेंसियां थी जो आरटीआई के बाहर थी, अब 27वां के तौर पे सीईआरटी आ गया। 2005 आरटीआई अधिनियम में कहा गया कि यह कानून दूसरी अनुसूची में निर्देश किया गया है। खुफिया और सुरक्षा
संगठनों पर लागू नहीं होगा, बशर्ते भ्रष्टाचार और मानवाधिकार, यहाँ पे क्लियर लिखा गया, बशर्ते भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप से संबंधित जानकारी से बाहर हो, तभी अगर ऐसा भ्रष्टाचार और मानवाधिकार आरोप का उल्लंघन होगा तो फिर वहां पे आरटीआई शामिल हो सकता है। तो सीईआरटीएन को आरटीआई से छूट प्राप्त है। शुक्रवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना जारी की और कहा कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र उक्त में से निम्नलिखित संशोधन करता है और 27वें के रूप में सीईआरटी को भी शामिल किया गया। आखिरी बार आरटीआई की दूसरी अनुसूची में जो संशोधन हुआ था वो 2016 में किया गया था, जब स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड को आरटीआई से छूट दिया गया था और रक्षा मंत्रालय के दो अन्य संगठन जैसे डीआरडीओ और सीमा सड़क विकास बोर्ड को भी 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 2016 में आखिरी बार संशोधन किया गया था जो आरटीआई से एग्जम्प्ट किया गया था। तो सीईआरटी इन जो है हाल के दिनों में बड़े साइबर हमलों की जांच कर रहा है। यह 23 नवंबर 2022 को एम्स में रैंसमवेयर हमले का पहला उत्तरदाता था, जिसने अस्पताल सूचना प्रणाली और ई अस्पताल प्रणाली को कई दिनों तक अक्षम कर दिया था, जो रैंसमवेयर था। तो उसी को सबसे पहले ध्यान दिया था सीईआरटी ने। तो यहाँ पे इसी के कारण सरकार के द्वारा इसे आरटीआई से एग्जाम्प्ट कर दिया, क्योंकि लोग जो है ये संवेदनशील जानकारियां मांगने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक बन जाता है। इसी के लिए सीईआरटीआईएन को यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया आरटीआई से। तो सीईआरटीआईएन जो है वो भारत की नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर सुरक्षा उल्लंघनों पर प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो सीईआरटी में कुछ नया बदलाव किया गया है, खास के आरटीआई से। ठीक है, एग्जाम्प्ट किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।